नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। अगले आधे घंटे में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। सबसे पहले बात करेंगे नई कैबिनेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में संसद के सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है, जहां 16वीं लोकसभा के पहले सत्र की तारीख के बारे में बातचीत हो सकती है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में काले धन पर पहला बड़ा फैसला हुआ। मोदी सरकार ने काले धन पर एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवी शाह इस टीम के अध्यक्ष होंगे। जस्टिस अरिजीत पसायत एसआईटी उपाध्यक्ष होंगे। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। काले धन के लिए गठित एसआईटी में सीबीआई, डीआरआई और आईबी के प्रमुखों को भी शामिल किया गया है। ये सभी इस टीम के सदस्य होंगे। काले धन मामले पर एसआईटी गठन का बाबा रामदेव ने स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी ने जो वादा किया था उसे निभाया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने इस फैसले की तारीफ की है। आज पीएमओ के सभी विभागों के सचिवों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है। अलग अलग मंत्रालयों के सचिव 10 बजे सुबह से मोदी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मोदी सरकार के पहले दिन विवाद की शुरुआत भी हो गई। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की व्यवस्था को कायम रखना सही नहीं और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 पर बहस चाहते हैं। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। इस बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि अच्छा, तो पीएमओ में नए राज्य मंत्री ने कहा है कि ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। इस बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि अच्छा, तो पीएमओ में नए राज्य मंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया और इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वाकई क्या तेज शुरुआत है। मेरे शब्द याद रखिएगा कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो या तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर अनुच्छेद 370 कायम रहेगा। अनुच्छेद 370 पर पीटीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री जो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है वो इस तरह की बयानबाजी करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि हम भारत से सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी से मुलाकात ऐतिहासिक मौका रहा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि यहां से रिश्तों की नई शुरुआत की उम्मीद है। हम लाहौर में वाजपेयी के दौर में छोटी बात को आगे बढ़ाएंगे। शरीफ ने कहा दोनों देशों के विदेश सचिवों की जल्द मीटिंग होगी। नवाज शरीफ ने कहा कि शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। शांति के बिना विकास संभव नहीं है। शरीफ ने कहा कि मोदी से उनकी मुलाकात बेहद अच्छी रही। उनसे अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले का मुद्दा उठाते हुए नवाज शरीफ से कहा कि हमले के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद को बंद करना चाहिए। मोदी ने सीमा पार के आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए सरहद पर आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने को कहा। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने से अपने वादे को पूरा करे। जवाब में नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात में दाऊद इब्राहिम का जिक्र हुआ कि नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। विदेश सचिव सुजाता सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या मोदी ने दाऊद का मुद्दा उठाया तो वो गोलमोल जवाब देती नजर आईं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच में कारोबार बढ़ाने पर भी जोर दिया। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी से मुलाकात कर रहे थे तभी ये बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, जिसे नरेंद्र मोदी ने फौरन स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी मोदी के पाकिस्तान जाने की तारीख तय नहीं है। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट किया। मोदी ने लिखा कि नवाज से कई इमोशनल बातें हुई। नवाज शरीफ और उनकी मां ने
टीवी पर मेरी मां को मुझे मिठाई खिलाते हुए देखा था। इसके बाद वो दोनों भावुक हो गए। नवाज ने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पाकिस्तान से नवाज शरीफ के साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी इस वार्ता में शरीक हुए। मोदी और नवाज शरीफ के बीच में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोपहर करीब 12:30 बजे मुलाकात का दौर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से गर्मजोशी के साथ मिले। दोनों ने एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोदी ने मुस्कुराते हुए नवाज से बातचीत की। मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिलने गए। वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान जब शांति वार्ता की पहल करते हुए बस से लाहौर गए थे, तब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ही थे। दिल्ली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जामा मस्जिद भी गए। जामा मस्जिद में शाही इमाम अहमद बुखारी ने नवाज की आगवानी की। जामा मस्जिद के अलावा नवाज शरीफ लाल किला भी देखने गए। जामा मस्जिद गए पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मशहूर करीम रेस्टोरेंट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इसे लजीज खाने की चर्चा पाकिस्तान में भी खूब होती है। करीम रेस्टोरेंट जामा मस्जिद के पास ही है। नवाज शरीफ ने जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, जिसे इमाम साहब ने कबूल भी कर लिया। शाही इमाम ने नवाज से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की और कहा कि इससे दोनों देशों के लोग आसानी से अपने रिश्तेदारों से मिलजुल सकेंगे। फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके और शरीफ के संबंध 30 साल पुराने हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर बातचीत की। अफगान राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल यामीन गयूम से भी मुलाकात उन्होंने की। हैदराबाद हाउस में मोदी और गयूम के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से श्रीलंका में रह रहे तमिलों के मुद्दे पर बातचीत की। महिंदा राजपक्षे ने मोदी को सकारात्मक जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी बातचीत की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से भी मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल नेपाल के दौरे पर जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया। मोदी ने न्योता कबूल करते हुए इसी साल नेपाल जाने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के बीच में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने नेपाल से रेल और रोड संपर्क बढ़ाने को लेकर बातचीत की। बांग्लादेश के स्पीकर शिरीन शर्मिन चौधरी भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिली। शिरीन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बदले भारत आई हैं। शेख हसीना विदेशी दौरे पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अलग अलग देशों से आए राष्ट्र प्रमुखों से बारी बारी से मुलाकात की। प्रणब मुखर्जी पाकिस्तान, श्रीलंका समेत सार्क देशों के सभी प्रमुखों से मिले। कैबिनेट की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास पर पहुंचे। कार से उतरते ही मोदी ने मनमोहन सिंह को बुके भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की मुलाकात 1 घंटे तक चली। कल सुबह करीब 8:30 बजे नरेंद्र मोदी ने पीएमओ पहुंचकर देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाल लिया। पीएमओ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और रजिस्टर पर साइन करके चार्ज लिया। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर कल अपना कामकाज संभाल लिया। वित्त मंत्रालय में अफसरों ने गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। चार्ज संभालते ही जेटली बोले कि महंगाई कम करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आर्थिक हालात पर दोनों में बात हुई। हालांकि रघुराम ने मीडिया से कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। वित्त मंत्रालय के बाद अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल लिया। बताया जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ के रूप में उन्होंने जनरल दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने श्रीनगर में हुए मिग विमान क्रैश पर दुख भी जताया।
रविशंकर प्रसाद ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के दौरान अधिकारियों से गुलदस्ता उन्होंने लिया। अपने स्वागत में रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री के साथ साथ संचार और आईटी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी काम संभाल लिया। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। जावड़ेकर को सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला है। अधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। पदभार संभालने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी बरकरार रखना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में आई सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कल अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रधान को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री बनाए गए थावरचंद गहलोत ने भी अपना कार्यभार संभाला और पहले दिन ही अफसरों के साथ मीटिंग भी की। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचित लोगों की बेहतरी की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार संभाला। उन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। साथ ही उन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री का पदभार संभाला और स्वतंत्र प्रभार उन्हें दिया गया है। पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपना चार्ज संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि धारा 370 पर खुली चर्चा के लिए सरकार तैयार है। शिरोमणि अकाली दल से एकमात्र मंत्री बनाए गए हरसिमरत कौर ने भी अपना मंत्रालय संभाल लिया। अफसरों ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर बधाई भी दी। हरसिमरत को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। शिवसेना कोटे से अकेले मंत्री बनाए गए अनंत गीते ने कल चार्ज नहीं लिया। उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय मिला है, लेकिन वो इस पोर्टफोलियो से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज इस मसले पर फैसला कर सकते हैं। आज भी मोदी मंत्रिमंडल में कई मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे, जिसमें सुषमा स्वराज, सुदर्शन भगत, उमा भारती, राधा मोहन सिंह, मेनका गांधी का नाम शामिल है। कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू भी आज ही कामकाज संभालेंगे। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। परिवहन और राजधानी मंत्री बनाए गए नितिन गडकरी आज अपना चार्ज नहीं संभालेंगे। वो कल यानी कि गुरुवार को मंत्रालय जाकर कामकाज संभालेंगे। मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी मंत्रिमंडल में हाल ही में हुए दंगे का एक आरोपी संजीव बालियान है। इसमें क्या संदेश है? कांग्रेस नेता अजय माकन ने मोदी कैबिनेट पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। मोदी की क्या कैबिनेट है जिसमें 10 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि ही शामिल नहीं है। इसके अलावा माकन ने 12वीं पास स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की योग्यता पर सवाल उठाया तो सरकार ने स्मृति का बचाव किया और कांग्रेस के अपने अंदर झांकने की सलाह दी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर कहा कि मोदी को अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के साथ साथ सरबजीत, हेमंत करकरे, विजयन थापर, विजय सालस्कर, हेमराज और करगिल के अन्य शहीदों के परिजनों को भी बुलाना चाहिए था। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर को उनके समर्थकों ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम करके लोगों का कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे। उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जिंदल इस बार कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की लताड़ के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भर दिया, जिसके बाद उनकी रिहाई हो गई। पर्सनल बॉन्ड उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमा किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि रिहाई चाहिए तो पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। इसके बाद जेल जाकर वकील ने केजरीवाल से पर्सनल बॉन्ड भरवाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि बॉन्ड का मसला बेहद छोटा था, लेकिन केजरीवाल ने इसे बेवजह प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा कि केजरीवाल को रिहाई चाहिए तो बॉन्ड भरना होगा और आखिरकार उन्होंने किया भी यही। नितिन गडकरी मानहानि केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड नहीं भरने पर केजरीवाल को 21 जून तक के लिए जेल भेजा था।
वो अंडरटेकिंग पर अड़े हुए थे, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई तो केजरीवाल ने बॉन्ड भर दिया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को नोटिस भेजा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है। इस अर्जी पर अब 31 मई को सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले पर इन दोनों ने टिप्पणी की थी। दरअसल जब पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था तो उनके अहम सहयोगियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने फैसले पर सवाल उठाए थे। इन दोनों की टिप्पणियों पर कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जिसकी सुनवाई अब जुलाई में होगी। दिल्ली में आज जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन पर मंथन किया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार होगा। जेडीयू की इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष शरद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के महासचिव और उपाध्यक्ष शिरकत करेंगे। इस बैठक में जेडीयू के राज्यसभा सदस्यों के साथ साथ युवा और छात्र शाखाओं के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले किरेन रिजिजू ने खुशी जाहिर की है। रिजिजू ने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य अरुणाचल के विकास के लिए काम करना है। Certain programs for developmental activities also. For example, Border Area Development Program, BADP. This is one of the major developmental package for the border areas, right from Ladakh, Arunachal and all the border areas of the country. And it has a huge, fund allocated for that purpose. अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने किरेन रिजिजू को राज्य मंत्री बनने पर बधाई दी। नबाम तुकी ने उम्मीद जताई कि रिजिजू प्रदेश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। Extend my heartiest congratulations to the Prime Minister and Ministers, especially for Kiren Rijiju. This morning I met him and extend my heartiest congratulations. ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएमसी ने मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले 93 अवैध फ्लैट मालिकों को 31 मई तक मकान खाली करने का नोटिस दिया है। वहीं इस नोटिस के बाद अब कैंपाकोला में रहने वाले लोगों ने देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी फरियाद की है। दिल्ली में बार काउंसिल के बाहर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 30 हजारी कोर्ट के बाहर नॉर्थ ईस्ट की महिला वकील के पर कुछ वकीलों ने नस्लीय टिप्पणी की थी, जिसके चलते इन लोगों ने विरोध किया। दिल्ली के सुभाष पैलेस में कुछ राहगीरों की बहादुरी से एक नाबालिग को उस समय बचा लिया गया जब एक युवक नाबालिग के साथ रेप की कोशिश कर रहा था। लोगों की मुस्तैदी के चलते तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने रोहित नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को उसके परिवार वालों को सौंप दिया। दिल्ली के बिंदापुर पुलिस स्टेशन में एक लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने पर नाराज लोगों ने थाने में हंगामा किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एयरफोर्स का विमान MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसा श्रीनगर से करीब 45 किलोमीटर दूर अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे के मुआयने के लिए पीएम मोदी ने 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा है। सोमवार को यूपी के संत कबीर नगर जिले में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें अब तक 28 यात्री मौत की खबर आ चुकी है। संत कबीर नगर में हुए भीषण हादसे से ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लखनऊ में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव औचक निरीक्षण करने राजस्व परिषद के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने समय से नहीं आने के लिए कई अधिकारियों को फटकारा। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती से नाराजगी पर ऊर्जा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। मुंबई के सांता क्रूज एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात एक जवान ने अपने ही साथियों को गोली मार दी। पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद आरोपी जवान को मुंबई के गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों की तेजी के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई।